चलिए शांत रहिए। क्लास 10 मैथ चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले है ना, मतलब दो गो चर होना चाहिए। चर को होना चाहिए दो। अभी तक बहुपद में हम एक चर बताए थे, मगर अब आ गया अब दो चर। चर क्या है? अब चर आ गया तो अगर उल्टा भाई क्या होता है? अचर होता है ना। सबसे पहले दो तो मतलब दो जान रहे हैं। अचर, चर किसको कहेंगे है ना? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको की कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? चर। चर क्या है? चर। क्या बोले? वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। हमेशा बदलते रहता है ना। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको की कहते हैं? चर कहते हैं है ना। कभी आ गया 4, कभी मतलब उसका मान कभी 4 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 12 आ गया, कभी 10 आ गया, तो चेंज हो रहा है ना। जैसे ABCD कहने का मतलब हो गया A से लेके Z तक सभी क्या है? चर। सभी क्या है? कभी देखोगे x के मान 2 आ जाएगा, कभी देखोगे x के मान 3 आएगा, कभी देखोगे x के मान 4 आएगा, कभी देखोगे x के मान 5 आएगा। बदल रहा है कि नहीं? तो वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको की कहेंगे? चर। अगर उल्टा भाग क्या है? क्या है? अचर। क्या है? तो इसका मान हमेशा बदल रहा है, इसका मान बदलता नहीं है, तो क्या लिखोगे? वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है। रे मुर्गोता इधर देखो ना रे। जिसका मान नहीं बदलता है उसको की कहेंगे? जैसे एक को कैसे बदल सकते हैं आप? बदल सकते हैं जब किसी भी मान को घटाकर एक आएगा तो एक और भी कहीं भी एक घटाएगा तो क्या आएगा? एक ही आएगा। 2 3 डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब हो गया कोई भी संख्या ले लो, कोई भी अंक ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा? अचर। A से Z तक क्या हो जाएगा? चर। अचर यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अचर और अचर को मिलाएंगे। रैखिक के मतलब की होता है? एक घात। रैखिक के मतलब एक घात। क्या होता है? एक घात। तो इसको अब हम चर और अचर को मिलाएंगे तो कौन सी बन जाता है? बीजगणितीय पद। की बनता है? क्या बनता है बाबू? बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद। सबसे पहले क्या आया? चर जिसका मान हमेशा, उसके बाद क्या आया? अचर जिसका मान हमेशा, जिसका मान नहीं बदलता है। A से Z तक हो गया चर, कोई संख्या हो गया अचर। अब इन दोनों के मिलाएंगे की बनेगा? बीजगणितीय पद। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या क्या मिला रहे हैं? चर अचर। चर अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है। क्या बोले? चर और अचर को मिला देंगे तो की बन जाएगा? इन दोनों को मिला दीजिए कुछ भी। x + 3
x माइनस 5 y प्लस 6 है ना। ये क्या है? 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 ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? क्या बन गया? बीज गणितीय पद। अब आ जाता है रैखिक। क्या आता है? रैखिक है ना। क्या है? रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है? रैखिक का अर्थ, रैखिक का अर्थ क्या होता है? रैखिक का अर्थ होता है एक घात या एक घातीय। एक घातीय। रैखिक का क्या अर्थ होता है? चर अचर दोनों को मिला दिए, बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद में सब पर पावर एक से था, सब पर पावर एक है, तो वही लिख दिए। क्योंकि रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक क्या, रैखिक का अर्थ क्या होता है? एक घात या एक घातीय। जिस चर पर पावर एक हो उसको की कहेंगे? रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक। समझ गए? अब क्या बन जाता है? नीचे आ जाएगा। हाँ? रैखिक तक समझा दिया गया। अब आ गया दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। दो चर रहना चाहिए। और रैखिक के मतलब समझ गए? पावर एक, घात एक। तो दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहेंगे किसको? तो वैसा बीज वैसा बीजगणितीय, हाँ, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर का भी रहा था। को चर, दो चर, दो चर, दो चर के साथ साथ एक, हाँ, रैखिक का मतलब एक घात। एक घात होता है, उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहते हैं, है ना। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और समझिएगा। अच्छा पहले लिख लेते हैं। जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, a b c जो है ना अचर है। याद रखिएगा क्या है? अचर। क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। ये क्या है? अचर। ये क्या है? चर। ये क्या है? अचर। तो ए बी सी क्या है? अचर। इसका मतलब कि a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 गुना x करेंगे, 0 x चल गया। b गुना y, 0 गुना y करेंगे, y भी खत्म हो जाएगा। की बन जाएगा? c। जो c क्या है? अचर है। c क्या है? अचर है। जबकि प्रश्न क्या रहा है? इसका दो चर होना चाहिए। तो जब a और b के जगह पर हम 0 रख देंगे तो चर दोनों रहेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोले हैं कि a और b नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये क्या आया आपका? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। इसके बाद दो
अब समीकरण में लाते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर डायरेक्ट समीकरण जैसी बोला तो बराबर के बाद जीरो होना चाहिए या कोई अचर होना चाहिए, अंक होना चाहिए, है ना। तो अगर बोल दिया परिभाषा हमको याद नहीं है ढंग के, अगर इतना भी बोल देगा तो चल जाएगा। दो चर वाले रैखिक दो चर वाले बीजगणितीय पद को जीरो या कोई अचर पद के बराबर करेंगे, उसी को की कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर के बाद जीरो होना चाहिए या कोई अचर होना चाहिए, मतलब कोई संख्या होना चाहिए। समझ गया जना रहा। चलिए इसका परिभाषा लिखाइए। वैसा बीजगणितीय पद या जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद शून्य या अचर पद के शून्य या अचर पद के बराबर होता है, उसे की कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये जो आपका दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद है, इसको क्या करेंगे जीरो के बराबर कर देंगे। इसका व्यापक रूप नहीं, इसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो बराबर जहां a b नॉट इक्वल टू जीरो, a और b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए हमारी बात? समझ में आ गया सबको? कौन सी? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो वैसा बीजगणितीय पद जो जीरो और अचर पद के बराबर होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। या वैसा बीजगणितीय जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद शून्य और अचर पद के बराबर होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कहानी समाप्त हो गया। यहाँ तक जो लिखा हुआ है आपका हेडलाइन शीर्षक आपको यहाँ तक बता दिए। उसके बाद इसको मिटाते हैं। इसके बाद आता है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितना हल होगा, यही नहीं आता है। हाँ, कितना हल होता है तो आप जानते हैं कि अनगिनत हल होता है, तो आप बता दिए। मगर जो नहीं जानता है तो समझ में करेगा क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का है क्या चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सी होता है, अनगिनत हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल का मतलब कि जितना हल करेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे
एगो एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि कैसे सर कैसे अनगिनत हल है। बोल सकता है ना कि सर कैसे अनगिनत हल है, हमको करके बताइए। तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, ये दोनों में से कोई किसी का भी मान आप निकाल लीजिए। हम x का मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाले x का, तो x बराबर 6, ई प्लस में ही साइड आएगा तो माइनस में, है ना, हो गया। अब आप देखिए y का मान रख के x का मान निकलता है कि नहीं निकलता है। जब y बराबर 1, जब y बराबर 1 तो x बराबर 6 घटा 1 बराबर 5। कोई मान लिया कि y बराबर 1, तो x का मान आया कितना आया 5। कोई बोलेगा कि हाँ क्या यार तुम इतना छोटा छोटा मान रख रहे हो, 5 रखो, 5 कितना 5 रखो, तो x बराबर 6 घटा y जगह पर की रखेंगे 5 बराबर 1। हम इतना छोटा छोटा मान रखोगे यार। जब y बराबर 10 रखो 10, तो देखो मजा है। तो x बराबर 6 घटाओ y, 6 घटाओ y जगह पर की रखेंगे बराबर -4। फिर कहेगा हम बड़ी छोटा छोटा मान रखता है, तुम लोग एकदम छोटा दिल वाला आदमी है यार। जब y बराबर 100 रखो, 100 y बराबर 100 रखो, तो x बराबर 6 घटा y जगह पर की रखेंगे बराबर माइनस। जितना मान रख रहे हैं y, जितना बार y का मान रख रहे हैं x का मान निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो जितना रखेंगे उतना निकलेगा, इसका कोई सीमा है, इसका कोई सीमा है। तो क्या कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, इसलिए x और y के बीच अनगिनत है होगा। क्या बोले हम कि जितना बार हम y का मान रख रहे हैं, प्रत्येक मान y का प्रत्येक मान x का मान निकाल रहा कि नहीं। अरे प्लस में निकले या माइनस में निकले, निकाल रहा है कि नहीं। जब निकाल रहा है तो क्या कहेंगे कि यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, इसलिए x और y के अनगिनत हल होंगे। कोई किसी का मन होगा कि आप x से निकाले सर, हम y के मान निकालेंगे, तो y को ही पर रखोगे, x को ऊपर भेज दोगे। बात समझ रहा है ना। तो जितना बार हम कहने का मतलब हो गया, जितना बार हम y का मान रख रहे हैं उतना बार x का मान निकल रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ y का कौन सी मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, x का मान संभव है, x का मान जितना बार y का मान रख रहे हैं x का मान निकल रहा है कि नहीं। अतः x और y के अनगिनत हल होंगे, x और y के अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, एक हल, दो हल, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए कहते हैं जब तक थ्योरी आपका कंप्लीट नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना सकते हैं, है ना। समझ रहा है ना। जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट रहेगा ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना सकते, फुल्ली ऑब्जेक्टिव उसी पर रहेगा। समझ रहे हैं ना, 80% ऑब्जेक्टिव उसी पर रहेगा। और जब थ्योरी जब आपको याद है तो आपका चैप्टर वाला हिसाब भी साफ सुथरा समझ में आएगा, क्लियर रूप से समझ में आएगा। समझ गए हैं। अब आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है,
अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण नहीं, तो किसी भी दो को मान रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? युग्म। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। युग्म माने जोड़ा, मतलब दो गो रहना चाहिए, है ना? क्या रहना चाहिए? दो गो। तो युगपत, युगपत कहीं कहीं लिखल रहता है और कहीं कहीं युगपत लिखल रहता है ना। युग्म माने क्या होता है? युग्म माने लिखिए, बोलिए। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। कौन सी? दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। दो चर वाले दो गो रैखिक समीकरण लिखना है तो आपके एनसीईआरटी यानी सरकारी किताब के अनुसार दो गो लिखा है तो a1 x b1 बाई c1 बराबर 0 है ना। और दूसरा का है a2 x b2 बाई c2 बराबर 0। भारतीय वन में आपको मिलेगा ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0, abc dx प्लस e बाई प्लस f बराबर 0, है ना। भारतीय वन में ax प्लस bx प्लस c ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0, abc dx और e बाई प्लस f बराबर 0। मगर सरकारी किताब में आपको रहेगा a1 x प्लस b1 बाई c1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। युग मैंने की बताया आपको? जोड़ा। तो जोड़ा दो गो है, दो गो है नु। अब आपको बताते हैं, चलिए जो बता रहे हैं इस चैप्टर का, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक जितना लिखाए हैं ना उसमें एक चीज याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। पहला दूसरा में इसको याद करना है, उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप VVI MI है ना, मस्ट इंपोर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समझ रहा है ना। TTI मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, समझ रहा है ना, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। समझ गया? चलिए क्या लिखे? युगपत समीकरण एक और केवल एक हल नहीं या कोई हल नहीं भी बोल सकता है, अनगिनत हल होता है। यह निम्न शर्त पर निर्भर है, यह निम्न शर्त पर एकदम स्थिर से समझिए। जब तक लॉजिक से नहीं समझिएगा याद नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक। सबसे पहले आता है क्या? अविरोधी। क्या आता है? अविरोधी। अविरोधी के मतलब देखो ने, जब बोल रहे हैं कि जब रट के याद करोगे ना, याद करोगे 8वां दिन भूल जाओगे। समझ गया? क्या बोले हम? अविरोधी। क्या लिखे? अविरोध। अविरोध के मतलब हमारा विरोध, तो मेरा विरोध क्या नहीं कर सकता? जो मेरा संगतिया होगा, दोस्त होगा, वही ना विरोध नहीं करेगा। तो क्या होगा? संगत होने का शर्त, संगत होने का शर्त। यदि A1 बटा
A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो दिया गया युगपत समीकरण, क्या लिखे? दिया गया युगपत समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। क्या बोले? जब अविरोधी कहे या संगत होने का शर्त कहे, या बोले A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो ये कैसा समीकरण होगा? इस समीकरण का हल क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा एक और केवल एक हल होगा। एक और केवल एक हल होगा, है ना? इसका ग्राफ, तो एक चीज और लिखते हैं इसमें, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। कहने का मेरा मतलब हो गया, एक और केवल एक हल का एक और नाम क्या है? अद्वितीय हल। क्या है? इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी होगा, है ना? इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी होगा, है ना? कैसे? जो सूता हुआ रहता है उसको एक शख्स, और जो खड़ा रहता है उसको समझ रहे हैं? बाई लिखो ही भी ऐसी में, खड़े में नहीं लिखा है, खड़ा ज्यादा, समझ रहे हो? एक्स आई बाई खैता साइड प्लस होगा, चटरा साइड, और जहां पर दोनों बिंदु को ही होगा की कोई अवकल निर्देशांक। तो एक और केवल एक हल का ग्राफ कैसा खिंचाएगा? प्रतिच्छेदी माने दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा, काट दिया ने? काटा नहीं? दोनों कहां पर काट रहा है? यहाँ पर दोनों काट रहा है, इसलिए इसको की कहते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं? या एक बिंदुगामी कहेगा तो क्या है? मतलब एक के बिंदु तक में दोनों रेखा कट रहा है, इसको क्या कहेंगे? अविरोधी। असंगत असंगत में पूछेगा तो संगत, समीकरण के हल पूछेगा तो एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल का एक और नाम क्या है? अद्वितीय। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? चलिए नंबर 2 मिटा दिए। एक और केवल एक हल। 2 में क्या था? अविरोधी था। अविरोधी बाद क्या आएगा? विरोधी आएगा। क्या आएगा? 2 में क्या आएगा? विरोधी। क्या आएगा? हमार विरोध क्या करेगा? हमार दुश्मन। असंगतिया, संगतिया मतलब दोस्त, असंगतिया मतलब दुश्मन। तो क्या होगा? असंगत होने का शर्त, असंगत होने का शर्त की कहता है? अविरोधी या असंगत होने का शर्त की कहता है? यदि
A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो दिया गया युगपत समीकरण का एक भी हल नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं भी कर सकते, यहाँ लिखा एक भी हल नहीं, तो एक को हल नहीं मतलब कोई हल नहीं है ना। इसका ग्राफ समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? है ना। ग्राफ के दोनों रेखा कैसे जाएगा? कैसा जाएगा? समांतर जाएगा। कैसा जाएगा नूनू? बउआ कैसा जाएगा? समांतर जाएगा। मतलब दोनों रेखा के बीच की दूरी समान होना चाहिए। दोनों रेखा के बीच की दूरी समान होना चाहिए। दोनों रेखा के बीच की दूरी मतलब L और M, ये दोनों कैसा रेखा है? समांतर। तो क्या बोले? पहले आया अविरोधी, उसके बाद आ गया विरोधी। अविरोधी तो हमार संगतिया, अविरोधी तो असंगतिया है ना। इसका शब्द क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो दिया गया युगपत समीकरण का एक भी हल नहीं होगा या इसको कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? कैसा खिंचाएगा? समांतर खिंचाएगा। कैसा खिंचाएगा? समांतर। बात समझ रहा है सब? पहले क्या आया था? विरोधी। दूसरा में क्या आया? विरोधी। पहले आया अविरोधी, दूसरा में आश्रित। आश्रित तो माने ओखरे पर निर्भर है ना। आश्रित है ना। क्या है? आश्रित। एकरा भी को है संगत। तो संगत को हो गए एगो अविरोधी आ एगो आश्रित। आश्रित जो माने हम केकरो दूसरे पर निर्भर रहबे। जब दूसरा पर निर्भर है एकर मतलब वो हमारे दोस्ते होते तब ना ओकरा पर निर्भर है, हम ओकरा पर, वो हमारे ऊपर। तो क्या होता है इसका शर्त? यदि A1 बटा A2 B1 बटा बराबर C1 बटा तो दिया गया युगपत समीकरण का अनगिनत हल है ना, या कह सकते हो अनेक हल। अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अनगिनत हल बोलो या अनेक हल बोलो है ना। जो नहीं पढ़ता है वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। कहा कि जब कुछ भी कमेंट करता है तो उस पर हंसोगे तो उसको तो और मजा आएगा कि और हम करें। तो जो वो तो मूर्ख है ये, उससे बड़ा जो उसको बढ़ा रहा है उससे वो महामूर्ख है ना। वो तो पगली है ये, तुम महापगली है। जो उसको तुम बढ़ा रहे हो उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, इधर देख नहीं रहे हो।
ठीक है, करो। अनगिनत हल या उसको की बोलते हैं? अनेक हल, है ना? क्या बोलते हैं? अनेक हल। इसका ग्राफ क्या होगा? संपाती होगा, है ना? इसका ग्राफ क्या होगा? संपाती का मतलब जैसा ऊ पगला वैसे हमू पगला। जैसा ऊ पगला जैसा एल पगला वैसे एम पगला, है ना? जैसे एल वाला रेखा जाएगा उसी रेखा पर एम वाला रेखा जाएगा, इसी को की कहते हैं? संपाती। क्या कहते हैं? समझ गए? इसलिए इस तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।